आज आंसर की हम लेके आए हैं आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र के जो सभी संस्थानों में पेपर कराए जा रहे हैं आज 12 तारीख को, जो कि डीएड लेवल का पेपर होता है। और यह पेपर अली और जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान मुंबई के द्वारा किया जाता है। और आज 12 तारीख है, 12 तारीख को इनका पेपर था। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर कोड P01, और जो 11 बजे शुरू हुआ 1 बजे खत्म हुआ। और समय इनका 2 आवर था, जो इनका टाइम है 2 आवर है। और अधिकतम जो इनका मार्क्स है वो 45 नंबर का पेपर है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इनके प्रश्न पर। वो विकल्प प्रश्न है जो सभी करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जितने प्रश्न हैं सभी आप करना, किसी एक प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर एक प्रश्न का आपको नंबर दिया गया है। आप जितने प्रश्न छोड़ोगे उतने आपके नंबर कम हो जाएंगे, तो आपको अच्छे से करना है। पहला प्रश्न देखिए, क्षति का संबंध किससे है? यहाँ पर दिया है क्षति का संबंध किससे है। तो क्षति का संबंध यहाँ पर शारीरिक के भौतिक भाग से है, कार्यात्मक सीमा से है, मानसिक स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो इसका जवाब है उपयुक्त सभी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विकलांगता के प्रसवकालीन कारणों में यह शामिल है। पहला ए जो है शराब के संपर्क में आने से, विषैले पदार्थ संपर्क में आने से, तीसरा ऑक्सीजन की कमी से, या फिर एक्सरे के संपर्क में आने से। तो जो दूसरे का जवाब है, दूसरे का जवाब है बी। बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक। तीसरा प्रश्न जो है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में विकलांगों की संख्या बढ़ाकर, यहाँ खाली ब्लैंक वर्ड है, आप यहाँ भरना है कि 11 है कि 12 है कि 25 है कि 21 है कि 30 है, जो भी यहाँ पे दिया है। देखते हैं पहला क्या है, 21 कर दी गई है, या फिर 25 कर दी गई है, या फिर 12 कर दी गई है, या फिर 30 कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो 7 प्रकार डिसेबिलिटी थी यह पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में था, लेकिन जब 2016 में आया पीडब्ल्यूडी बदल कर आरपीडब्ल्यूडी किया गया, तो वहां पे 7 डिसेबिलिटी से बढ़ के कहा गया 21 डिसेबिलिटी हुआ। तो थर्ड का ए इज अ करेक्ट आंसर। चौथे का जो है, चौथा हम देखते हैं, चौथे का जो आता है प्रश्न है, नीचे दिए गए विकलांगों की सूची में से कौन सी विकलांगता आरपीडब्ल्यूडी 2016 अधिनियम में पहले से मौजूद थी? कहने का तात्पर्य है जो बनाया गया है 2016 पीडब्ल्यूडी, इसमें कौन सी विकलांगता है जो कि 1995 में पहले से था, मतलब जो इसके पहले अधिनियम बनाया गया था वहां भी था, और उसी को सेम हम शामिल कर लिए 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम में। बौनापन, एसिड पीड़ित, थैलेसेमिया, या श्रवण विकलांगता। तो चौथे का करेक्ट जो आंसर है वो बी है, क्योंकि श्रवण विकलांगता को हमने जैसे को तैसे 2016 अधिनियम में इसको हम टू जेड एग्जैक्ट हम वहां से इसको ले लिए हैं। तो यहाँ पर इसका चौथा का आंसर जाता है बी। पांचवा जो हमारा प्रश्न है, संवेदी श्रवण दोष में यह समस्याएं शामिल है। संवेदी श्रवण दोष में यह समस्याएं शामिल है आंतरिक कान व श्रवण तंत्रिका, मध्य कान के साथ, या बाहरी कर्ण नलिका की रुकावट, या ऑक्सिकल्स की गति। तो पांचवे का जो एग्जैक्ट आंसर है वह जाता है नंबर ए। ए इज ए करेक्ट आंसर। छठे का देखते हैं, हल्के मंद बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? छठे का प्रश्न पूछ रहा है जो हल्के मंद बुद्धि होते हैं बच्चे, उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 20 से या 25 से कम, 20 25 और 30 35 से 40 के बीच, या फिर 55 50 से 70 के बीच, या 35 40 और 50 55 के बीच होता है। तो जो हल्के मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनमें 50 55 से 70 के बीच आईक्यू होती है। तो छठे का आंसर जाता है बी, करेक्ट आंसर। अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां क्या कहता है, सातवें में बीमारियों का एक समूह जो प्रगतिशील कमजोरी एवं मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। इसमें देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। इसमें से उपयुक्त में कोई नहीं, तो बच्चे सोचते हैं कि इसका जो आंसर होगा कोई नहीं, पर ऐसा नहीं है। इसका जो सातवें का आंसर है, यह सातवें का जवाब जो है सी है, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी को कहा जाता है प्रगतिशील कमजोरी और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट देखते हैं आठवां। आठवें में भारत में पीडब्ल्यूडी एक्ट पुनर्वास के लिए काम करने वाले डॉट 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 राज्य संस्थान है। तो यहाँ पर 7 है कि 8 है
5 है कि 9 है, तो जो 8वें का उत्तर है वह 9 है। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। अब नवा देखते हैं। नवा प्रश्न है कि 10 साल का मोहित अपनी पढ़ाई में उस तरह से अच्छा नहीं कर रहा है जैसे वह हाल ही में अपने पिता के निधन से पहले किया करता था। इसकी वजह यह हो सकती है भावात्मक अशांति, सीखने की विशिष्ट क्षमता, सीखने में कठिनाई, उपयुक्त में सभी। तो जो 9वें का आंसर है वह एज करेक्ट। इसका आंसर क्या है? एज करेक्ट करेक्ट है। 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है? प्रारंभिक पहचान में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? प्रारंभिक पहचान में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? शीघ्र पहचान, योजनाओं के बारे में जानकारी, या शीघ्र हस्तक्षेप, या सहायक उपकरण के बारे में जागरूकता। तो 10वें का जो करेक्ट आंसर है बी है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सही या गलत लिखिए। आपको पढ़ना है, इसमें रोंग और राइट का मार्क लगाना है। पहला प्रश्न है, क्षतिग्रस्तता इंपेयरमेंट का संबंध कार्यात्मक निष्पादन या गतिविधि और इसमें की मर्यादाएं जो व्यक्ति पर पूर्णतः प्रभावित करती हैं। सही है या गलत? तो यह क्या है? सही है। विशिष्ट अध्ययन और क्षमता को ठीक किया जा सकता है? नहीं। तीसरे का, शीघ्र हस्तक्षेप अर्ली इंटरवेंशन में बाल स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने हेतु बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी सेवाएं शामिल होती हैं। यस, शामिल होती हैं। तो तीसरे क्या है? ये करेक्ट। 4 नंबर पर, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बिल 2016 ने सरकारी नौकरी में आरक्षण 5% तक बढ़ाया है? नहीं, यह गलत है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? यस, यह 5वें का क्या है? यह करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ सही गलत देख सकते हैं। पहला हमारा क्या है? सही है। दूसरा हमारा गलत है। फिर तीसरा हमारा सही है। चौथा हमारा गलत है। पांचवा हमारा सही है। मतलब पहला सही, फिर गलत, फिर सही, फिर गलत, फिर सही। ये आपका सही गलत का जवाब था। आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न कहता है। तीसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्या है? बहुविकलांगता का उदाहरण है। यहाँ पे है डॉट डॉट डॉट। बहुविकलांगता का उदाहरण है। तो बहुविकलांगता में कौन कौन सी डिसेबिलिटियां शामिल होती हैं? तो यहाँ पर क्या है? HI है, BI है, LD है, ठीक, LD है, और फिर आपका आता है डेफ ब्लाइंडनेस। डेफ ब्लाइंडनेस क्या है? बहुविकलांगता का उदाहरण है। दूसरा है, प्रकार का श्रवण विकलांगता बहुतांश रुग्णों में ठीक किया जा सकता है। ठीक है। कौन सी विकलांगता का प्रकार है जो हियरिंग इम्पेयर कट में कैटेगरी में आता है जिसको हम ठीक किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका दूसरा एक जो जवाब होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भरना होगा, ये है माइल्ड। माइल्ड रेंज का जो डिसेबल रहेगा हियरिंग इम्पेयर बच्चा, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तीसरा है, NIPVD का पूर्ण रूप है। तो इसका जो है डॉट डॉट है, इसका पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन। ठीक, यह जो है उत्तराखंड देहरादून में नेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक। चौथा है, अति तीव्र मंद बुद्धित्व वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि श्रेणी है। गौर से प्रश्न पढ़िए। अति तीव्र मंद बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि की श्रेणी है। तो ये क्या है? 20 से 25। क्या है? 20 से 25 इनकी बुद्धि लब्धि है। ठीक। पांचवा देखते हैं। डिसलेक्सिया वाले बच्चों में क्या है? डिसलेक्सिया वाले बच्चों में मुख्य चुनौती है, बीच में आपको भरना है डॉट डॉट डॉट। यहां पर है रीडिंग, रीडिंग एंड स्पेलिंग जो होती है, मीनिंग और रीडिंग जो होती है, ज्यादा ज्यादा समस्या किसमें आती है? डिसलेक्सिया बच्चों के लिए चुनौती है। यहां तक हमारे तीनों प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थे वो होते हैं पूर्ण। अब हम आगे डिस्कस करते हैं जो आपके संक्षिप्त प्रश्न है जो आपको यहाँ पे दिया है कि
इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में अंतर पूछा है। क्या पूछा है? इंपेयरमेंट और डिसेबिलिटी में अंतर पूछा है कि कौन से बच्चे इंपेयरमेंट होते हैं, कौन से बच्चे डिसेबल होते हैं, कौन से बच्चे हैंडीकैप होते हैं। आपको इसके बारे में अच्छे से लिखना है। फिर आप कहता है अध्ययन क्षमता के प्रकार, जो पठन पाठन के बच्चे होते हैं उनमें जो क्षमताएं होती हैं उसके प्रकार पूछा है। तो आप यहाँ पर प्रकार लिखना है। जैसे मान लिया जाए डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्क्लेसिया हो गया, फिर डिस्कैलकुलिया हो गया। इस तरीके से अलग अलग इसके टाइप्स हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आप कहता है शीघ्र हस्तक्षेप में विशेष शिक्षक की भूमिका। शीघ्र हस्तक्षेप में विशेष शिक्षक की भूमिका, तो विशेष शिक्षक की भूमिका बहुत प्रकार से यहाँ पर अहम भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि विशेष शिक्षक ही पहचानता है बच्चों को क्या यह किसी डिसेबिलिटीज ग्रसित है या फिर और इसमें कोई समस्या है। इस तरीके से इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। और नेक्स्ट आप कहता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लक्षण। ठीक है, जो बच्चे एएसडी बच्चे होते हैं वास्तव में उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसके क्या लक्षण है, जिससे आप देखकर बता सको कि हाँ यह बच्चा ऑटिज्म है। यहाँ जैसे उस बच्चे में क्या होता है कि कोई काम करेगा ना बार बार दोहराएगा। जैसे मान लो कूदना हुआ, चलना हुआ, फिरना हुआ, तो बार बार उसको रिपीट करेगा। ठीक है, एंड साथ साथ उसमें क्या होती है कि हाइपर बिहेवियर होता है। अगर एक बार दो बार पूछोगे तो क्या करते हैं, थोड़ा गुस्सैले टाइप हो जाते हैं। तो चाहते में इस तरीके से आपको जवाब देना है। दिव्यांगजनों के सक्षमीकरण में समाज की भूमिका है, नो डाउट। अगर बच्चे को आपको समाज में उनको शामिल करना है तो वहां पर समाज की भूमिका बहुत होती है, क्योंकि समाज जब तक दिव्यांगजनों को उनमें एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक कहीं कहीं उनमें लैकिंग रहेगी। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। छठवें का है शिक्षकों को बच्चे में पाए जाने वाली विकलांगताओं को समझने की आवश्यकता। ये सब क्यों? क्योंकि यह प्रश्न जो है ना, यहाँ पे सभी ये एप्लीकेशन प्रश्न है। क्या है? ये सब एप्लीकेशन लेवल के प्रश्न है। तो आपको यहाँ पर सोच विचार के खुद से जवाब देना है। अगर आपने पढ़ा होगा, आई होप आप बहुत अच्छे से जवाब दिए होंगे। ठीक, कि अगर शिक्षकों को बच्चे में पाए जाने वाली दिव्यांगताओं को समझने की आवश्यकता। भाई अगर आई एम ए टीचर, अगर मैं टीचर मुझे समझना पड़ेगा कि बच्चा हियरिंग इंपेयरमेंट है कि माइल्ड मॉडरेट है। ठीक है, तो उसमें क्या समस्या, उसको किस तरह समस्या, उसको किस तरह समस्या को हमें अच्छे से डील करके उसको हमको पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जवाब देना है। फिर आप कहता है श्रवण ह्रास के प्रसव पूर्ण कारण। जब बच्चे का पैदा नहीं हुआ उसके पहले कुछ अलग अलग कारण है। मान लो कोई एक्सरे करवाना हो गया, चोट लगना हो गया। ठीक है, चोट लग गया उनको, या फिर कोई मतलब उन्होंने मतलब इस तरीके से कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से अलग अलग इसमें रीजन हो सकते हैं सातवें में। फिर आप कहता है आठवां गृह प्रशिक्षण उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ होम ट्रेनिंग। होम ट्रेनिंग में बच्चों को यहाँ पर कि इसके उद्देश्य बनाए जाते हैं कि बच्चा जब आपके घर में है तो उसको आप छोटे छोटे वर्क दे दो जिसको कराया जाए, तो जो काम वो विद्यालय में किया रहेगा वही काम घर पे करेगा, तो उसमें ज्यादा ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह आपका जो चौथा प्रश्न है यह टोटल आपका है एप्लीकेशन लेवल। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सोच विचार कर आपको अच्छे से जवाब देना है। तो ये रहा आपका आंसर की 2021 का पेपर, जो कि डीएड बैच है 2019-21 का फर्स्ट ईयर का पेपर है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।